नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ हूं आशित त्यागी। पेश है आज का हमारा न्यूज़ बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नोएडा में गिरी दीवार, कई मजदूर डूबे, 4 की मौत। सहारनपुर में खिलाड़ियों को दिया टॉयलेट में खाना। और नंदग्राम में हुई हत्या, सुलझी, महिला का प्रेमी निकला कातिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण हुआ। उन्होंने सदन के सामने प्रदेश सरकार की सुधरती स्वास्थ्य व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड रखा। उन्होंने बताया कि अब पूर्वांचल में बुखार से बच्चों की मौत नहीं होती। एक कंपकपी छूटती थी जुलाई से लेकर के नवंबर तक। इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष वहां पे 1200, 1500, 2000 तक मौतें होती थी। अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज 500-500 मौतें उस मेडिकल कॉलेज में एक छत के नीचे एक वर्ष में होती थी। जनपदों के अंदर जो मौतें हो रही थी वो अलग है। जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते थे वे अलग थी। डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्यवाही का ही परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस आज 0 तक पहुंच रही। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत 0 पर पहुंची है। सहारनपुर से बहुत ही परेशान करने वाली खबर है। यहां खेल विभाग ने मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर दिया। सहारनपुर में कबड्डी प्रतियोगिता हुई जो 3 दिन तक चली। यहां खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना परोसा गया। खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी के सहारनपुर में कबड्डी प्रतियोगिता में आए खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना परोसा गया। बताया जा रहा है कि खाना बना भी टॉयलेट के अंदर ही था। राज्य स्तर की इस कबड्डी प्रतियोगिता में करीब 200 से अधिक खिलाड़ी आए थे। टॉयलेट के अंदर खाना बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डॉक्टर भीमराव स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई। इस दौरान खिलाड़ियों को टॉयलेट के अंदर खाना खाने को मजबूर होना पड़ा। इसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद सहारनपुर के क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही विभाग की जांच भी जिलाधिकारी ने बिठा दी है। इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता हो रही थी। 3 दिन की ये प्रतियोगिता 16 से 18 सितंबर तक चली। इसमें 17 टीमों ने हिस्सा लिया था, यानी तकरीबन 200 से अधिक खिलाड़ी और दूसरे लोग यहाँ आए हुए थे। खिलाड़ी को टॉयलेट में बनाकर खाना खिलाया गया और कच्चे चावल परोसे गए। इस पर खेल अधिकारी अनिमेश सक्सेना का कहना था कि जब खाना बनाया गया तो हलवाई के चावल खराब थे, इसलिए उनको फेंकवा दिया गया था और दोबारा चावल बनवाए थे। हालांकि टॉयलेट में खाना बनवाने पर खेल अधिकारी ने अलग ही दलील दी है। उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल के बराबर में चेंजिंग रूम में खाने का सामान रखा गया था, लेकिन बारिश के कारण वहाँ व्यवधान आ गया। स्टेडियम के चारों तरफ निर्माण कार्य चल रहा है, इस वजह से चेंजिंग रूम में खाने का इंतजाम किया गया था। लेकिन वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे खाना टॉयलेट में बन रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह ने एडीएम रजनीश कुमार मिश्र को जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के मोबाइल नंबर पर इस मसले में बात की जाए और सबूत के साथ रिपोर्ट पेश की जाए। खेल अधिकारी अनिमेश सक्सेना को सस्पेंड कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा में एक दीवार गिर गई, इसके नीचे काम कर रहे मजदूर दब गए। इनमें से 4 की मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन और प्राधिकरण तीनों अपने अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। प्राधिकरण, बिल्डर और ठेकेदारों में से इन मौत का जिम्मेदार कौन है, इसकी तलाश की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 21 स्थित जलवायु विहार की बाउंड्री वाल गिरने से हुई 4 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। ये बाउंड्री वॉल नाले की सफाई के दौरान गिरी, जिसको नोएडा प्राधिकरण कॉन्ट्रैक्ट लेबर के द्वारा करवा रहा था। सूचना मिलते ही नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी मौके पर पहुंची और फिर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल पूछा। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे। नोएडा के जिलाधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण एक स्ट्रक्चरल ऑडिट की प्रक्रिया बनाने जा रहा है। बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, उसके मेंटेनेंस के नियम बनाए जा रहे हैं। आज सुबह लगभग 9:30 बजे सेक्टर 21 के जलवायु विहार, जो नेवी एयरफोर्स के
एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स की पुरानी हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी बाउंड्री वॉल एकदम से गिर गई। बाउंड्री वॉल के साथ एक नाली थी जिसके रखरखाव का काम चल रहा था, जिसे सोसाइटी के अनुरोध पर अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करा रही थी। बाउंड्री वॉल के गिरने से वहां काम कर रहे मजदूर दब गए, जिनमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो दीवार उस वक्त जो गिरा है वो जो वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे, वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। और अब अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है, इसकी पुष्टि कराई जा रही है। सीईओ रितु महेश्वरी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने घायल और मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। बाकी जो भी मदद अथॉरिटी के नियमानुसार और कॉन्ट्रैक्ट प्रावधानों में है वो सब दी जाएगी। नोएडा प्राधिकरण की ओर से इस हादसे के कारणों को जानने के लिए एक इंटरनल जांच कमेटी बनाई गई है। प्रशासन द्वारा अलग से जांच कराई जा रही है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाए कि दीवार गिरने का कारण क्या था। इतना तो कन्फर्म है कि दीवार बहुत पुरानी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नंदग्राम में हुई महिला की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। महिला को उसी के प्रेमी ने मार डाला था। हत्या आरोपी नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक किसी और से संबंध होने के शक में हत्या की गई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि दिनांक 17 सितंबर को थाना नंदग्राम में दीनदयालपुरी में गली नंबर 6 के स्थित एक मकान के प्रथम तल में एक महिला की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर तत्काल घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित कर दी गई थी। उसी का सफल अनावरण आज किया गया है। उसमें जो अभियुक्त है उसका नाम है नदीम, जो कि मूलतः मुरादाबाद का रहने वाला है। इसने पूछताछ में ये बताया कि यह उक्त महिला से लगभग 1 साल पहले मिला था, जिससे इनके बीच में प्रेम संबंध हो गए थे। कुछ दिन पूर्व से जब वो इस महिला को फ़ोन किया करता था तो किसी अन्य पुरुष ने वो फ़ोन उठाया था, जिससे इसे उस महिला के ऊपर शक हो गया। दिनांक 17 को यह उसी बात पे लेकर इनके और उस महिला के बीच में कहासुनी हुई। उसके बाद दोनों ने जो है थोड़ी शराब पी और वो सो गए। लेकिन इसके बाद नदीम जो है रात में अचानक ही उठा, उसको वो सारी बातें याद आने लगी। उसने महिला को सोते हुए देखा तो वो पहले से ही अपने साथ उसको मारने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आया था। उसने अपने बैग से निकाला, उस महिला पर वार कर दिया, जिससे कि उस महिला की मृत्यु हो गई। और इसके बाद वो थोड़ी देर तक वहीं पर बैठा रहा। वहीं पर उसने अपने कपड़े चेंज किए और वहाँ से चला गया। जाते हुए उसने उस महिला का मोबाइल भी ले गया और जो चीज़ें उस महिला ने इससे पैसे लिए थे कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जैसे चांदी के वो जेवर वगैरह, वो भी वहाँ से लेकर वो चला गया। सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने आज कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सेवा पखवाड़े के तहत लोनी में हुए स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वीके सिंह ने दिल्ली देहरादून राजमार्ग का निरीक्षण किया और लोनी में झाड़ू भी लगाई। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री सांसद वीके सिंह सेवा पखवाड़े के तहत लोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। यहां हुए स्वच्छता कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पहले पौधारोपण किया, उसके बाद खुद झाड़ू उठाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर वीके सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा संकल्प सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसके तहत पूरा देश जनसेवा समाज कल्याण की भावना से भागीदार बन रहा है। उन्होंने लोगों से भी अपने आसपास सफाई रखने की अपील की। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने खजूरी पुश्तलोनी में दिल्ली देहरादून राजमार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस राजमार्ग के बनने से क्षेत्रवासियों को बेहद लाभ होगा। दिल्ली से देहरादून तक यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए सरकार का यह प्रोजेक्ट क्षेत्र में कारगर साबित होगा। इसके बाद सांसद वीके सिंह ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और निदान का आश्वासन दिया। उन्होंने डीएलएफ कॉलोनी, चमन कॉलोनी आदि में जल निकासी के लिए NHAI को निर्देश दिए और जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 23 सितंबर से गाजियाबाद के राजनगर में रामलीला का विधिवत मंचन शुरू हो जाएगा। 2 साल से रामलीला का इंतजार कर रहे लोगों को इस बार काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ 6 अक्टूबर को इसका समापन होगा और 60 फुट का रावण लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। कोविड काल के चलते 2 साल बाद आयोजित होने जा रही रामलीलाओं की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। श्री रामलीला समिति राजनगर द्वारा 23 सितंबर से गणेश शोभा यात्रा के साथ ही मेले का प्रारंभ हो जाएगा।
देश विदेश के भक्त भी राजनगर रामलीला देख सके, इसलिए YouTube पर भी इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। 5 को रावणवध दशहरा महोत्सव, 6 को बृहस्पतिवार श्री भरत मिलाप राज्याभिषेक और भव्य आतिशबाजी। 23 सितंबर से मेले का प्रारंभ होगा तो वहीं 6 अक्टूबर को भरत मिलाप के साथ ही मेला संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा इस बार समिति की देखरेख में सीता रसोई का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शुद्ध देसी घी के बने भोज उपलब्ध होंगे। मंचन कथा वाचक पंडित मथुरा प्रसाद चतुर्वेदी की चौपाइयों द्वारा किया जाएगा। पहले की तरह ही कलाकारों द्वारा मंचन किया जाएगा। विजयादशमी पर 60 फुट का रावण का पुतला लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। प्राथमिक शिक्षक संघ का आंदोलन लगातार जारी है। दरअसल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना खत्म कर दी है। शिक्षक उसी योजना को बहाल करना चाहते हैं। इसी मांग पर आंदोलन चल रहा है। गाजियाबाद में शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। साथियों, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के क्रम में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। व्यवस्था के लिए आपकी सुरक्षा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तो बार-बार शिक्षक अपनी मांगों को लेकर चरणवार आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से शिक्षकों का अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। शिक्षकों ने डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भी सौंपा। इसमें मांग की गई कि पुरानी पेंशन योजना को तत्काल बहाल की जाए। बिल्कुल सहमत नहीं हो जाएगी। 1 घंटे में फ्री तब होंगे जब हमारे ज्ञापन को बिल्कुल सम्मान के साथ और इस आश्वासन के साथ कि जो भी जिम्मेवार अधिकारी है कि वे हमारी मांग को पुरजोर तरीके से आगे तक लेके जाएंगे। शिक्षा मित्र, शिक्षा कर्मचारी, अनुदेशक, नियोजित शिक्षक आदि जैसे विभिन्न नामों के तहत कार्यरत सभी राज्यों में संविदा शिक्षकों को स्थायी किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षक विरोधी प्रावधान हटाए जाएं और पूरे देश में 7वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सन सिटी योजना से प्रभावित किसानों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। वार्ता का आश्वासन देकर काम शुरू करा दिया है। किसानों ने 5 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। सन सिटी योजना के प्रभावित किसानों ने किसान संघर्ष समिति दासना के बैनर तले जिला मुख्यालय पर धरना दिया। मार्च 2016 से हाईटेक टाउनशिप की सन सिटी योजना के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। पूर्व में कई बार किसानों की जीडीए के साथ वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसानों को सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। किसानों ने आरोप लगाया है कि 6 सितंबर 2022 को नायब तहसीलदार व पुलिस द्वारा ज़मीनों पर कब्जा लिया गया। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब हम जावें तो जावें कहाँ, जब डीएम साहब के आश्वासन के बाद इस हफ्ते में त्रिपक्षीय वार्ता होनी थी। वो वार्ता होने से पहले अधिकारी वहाँ पहुँचते और ज़बरदस्ती किसानों को धमका के कि आपको संगीन धाराओं में मुकदमे लगा कर जेल भेज देंगे, नहीं तो यहाँ से हटो। किसानों को धमकाया जा रहा है। सन सिटी के गुंडे आते हैं, पुलिस होती है, नायब तहसीलदार साहब खुद मौके पर होते हैं, उसके बावजूद ज़बरदस्ती वहाँ कब्जा लिया जाता है। किसानों की बात पर कोई ध्यान किसी का नहीं है, कोई किसी तरह का समझौते का प्रयास कोई नहीं कर रहा। और किसान अगर जिले अधिकारी साहब से अलग भी तो जावें कहाँ। आप किसान अपनी समस्या लेकर जिले पे आएगा, और जब उनके आश्वासन के बाद भी ज़बरदस्ती कब्जा होगा तो समझ में नहीं आता किसान क्या करेगा। इसके बाद 7 सितंबर को किसान जीडीए ओएसडी से मिले, जिन्होंने 14 सितंबर को वार्ता का समय दिया था, लेकिन 14 तारीख को फिर से काम शुरू कर दिया गया है। समिति ने अपनी 5 सूत्रीय मांगे रखते हुए कहा कि सभी प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए, भूमिहीन परिवार को 120 वर्ग का प्लॉट, अल्प आय वर्ग के लोगों को LIG फ्लैट दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मसूरी थाना क्षेत्र के डासना में प्रसिद्ध देवी मंदिर है। महंत के बयानों के कारण ये मंदिर अक्सर चर्चा में रहता है। इस बार मंदिर में चोरी की घटना हुई, जो CCTV में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अनुराधा से लिख रहा क्या है? हाँ अनुराधा बंदा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार सूखा रहा है। कई जिलों में बिल्कुल बरसात नहीं हुई है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो हालत है इस टाइम पे आपने भी देखा, पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो सूखाग्रस्त से पीड़ित है। उसी जिसके कारण जो है फसलें जो सूख रही हैं, तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि जो ये हमारा उत्तर प्रदेश सूखाग्रस्त है, इसे आप सूखाग्रस्त घोषित करें और जो लगान एवं जो अन्य जो दरें लगती हैं वो इस टाइम पे किसानों पे ना लगाई जाए। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में भी सेवा पखवाड़ा मनाया गया। यहाँ भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। इसके तहत शहर की गलियां साफ की गईं। अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़ा गढ़मुक्तेश्वर में भी मनाया गया। यहाँ वार्ड 23 में स्वच्छता अभियान शुरू हुआ। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ हर रोज़ हजारों श्रद्धालु आते हैं, इसलिए भी इस शहर में सफाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की इस मुहिम की लोग सराहना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।